नमस्कार। वर्ल्ड दिस वीक में हमेशा की तरह इस रविवार को भी आपका स्वागत है। दुनिया भर में पिछले हफ्ते जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासकर इंडिया के मुतल्लिक, इंडिया को संदर्भ में रखकर, उस पर आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं दुनिया भर में मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिस्ट मेजर जनरल अभय कार्की। जनरल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है जी, आपसे और आपके दर्शकों से बात करने में। जी, जी। और इस हफ्ते तो इंटरनेशनल की जगह नेशनल भी काफी कुछ हुआ है, तो चलिए बहुत देखते कुछ। हैं कैसा चलता है। जी, बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तो बात हो रही है इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। और वहाँ पर जो भी हो रहा है उससे पूरी दुनिया के ज़्यादातर महत्वपूर्ण देश जो हैं, एनर्जी को लेकर और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को लेकर बहुत परेशानी में हैं। एक इसमें तो आपसे पूछना था कि अपडेट क्या है? दूसरी बात, अमेरिका बहुत जल्दबाज़ी में क्यों है? इस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी देखिए, अमेरिका ने इस लड़ाई में जब एंट्री की थी तो उसके उद्देश्य बड़े क्लियर थे और उसने अपने को टाइमलाइन दी थी 3 से 4 दिन कि मैं सत्ता पलट कर दूंगा और सब कुछ हुँ, ठीक हो जाएगा। उस समय ईरान बहुत कमजोर था और इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि ये सही टाइम है कि जनता हम अटैक करेंगे, रजीम को हटा देंगे, जनता रिवोल्ट करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे हिसाब से नई शासन वहां पे आ जाएगा जैसे वेनेजुएला में हुआ था। लेकिन वैसे प्लान चला नहीं। अभी कितने दिन हो गए, 60 से ऊपर दिन हो गए हैं। हुँ, और हुँ, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, जो ईरान कमजोर था, आज उसने दिखा दिया कि उसमें बहुत ताकत है। जो हुँ, हॉर्मुज खुला था स्ट्रेट, वो आज की तारीख में बंद है। और जो हुँ, उसके साथ उसके सारे जो खाड़ी देश जो उसके साथ खड़े थे और उसकी सुरक्षा पे बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, वो सारे के सारे अभी तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं हुँ, कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पिटाई उनकी हो रही है, अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। साथ ही बिल्कुल। साथ यूरोप, जो कि उसका नेटो वाला था, सब कुछ था, जिसके हुँ, बिना पूछे अमेरिका ने ये हमला किया ईरान पे और हुँ, उनको बीच-बीच में वो अपशब्द भी बोलता रहा ट्रम्प, वो उसके साथ से दूर हो गए हैं और बल्कि दोनों के बीच में काफ़ी तनाव और असहमति की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी हालत में अमेरिका अभी अपने जो अंदर है, ट्रम्प खासकर अमेरिका के अंदर ट्रम्प की जो है वो स्टैंडिंग बहुत डाउन हो गई है, क्योंकि वो लड़ाई बहुत में तेल के दाम बढ़े हैं। अमेरिका की पब्लिक को कोई मतलब नहीं है बाहर क्या हो रहा है। उसको अपना जो कंफर्ट है, वो ठीक रहना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उधर से चाइना, जिसके लिए ये तेल रोकना और वो रोकना पूरी कहानी थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अभी चाइना के पास जाके अमेरिका ने बात करनी है, ट्रम्प ने बात करनी है 14 हुँ, तारीख को। वो सोच रहा एग्ज़ैक्टली। है कि मेरा दामन ठीक हो, मैं अपनी सूट-वूट ठीक करके आ जाऊँ। लेकिन अभी वो मिट्टी में जो कुश्ती चल रही है उसकी ईरान के साथ, वो ईरान उसको कुत्ते की तरह पीछे से पकड़ा हुआ है और छोड़ नहीं रहा है। फिर ट्रम्प इस समय उसको पता है मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक अच्छी सी कोई संधि हो जाए जिससे मैं अपने अमेरिका के अंदर भी अपने को ठीक-ठाक रख लूँ, फेस सेविंग हो जाए और मैं एक फ्री इंसान की तरह चाइना से मिलूं। लेकिन वो दोनों नहीं हो पा रहे हैं और इसी वजह से अभी ट्रम्प को बहुत जल्दी है, क्योंकि उसकी ताकत की चरम सीमा उसने देख ली है, आगे वो कुछ कर नहीं सकता है। अब जल्दी से इसका मसले का कुछ सुलझ जाए तो वो चाइना के पास एक इक्वल की तरह जाएगा, लेकिन अगर ऐसी हालत में जाएगा तो चाइना के पास ज्यादा कार्ड होंगे और इसके हाथ में कम पत्ते होंगे। जी। अब जनरल साहब, अमेरिका ने तो अपने इतिहास में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जिसमें बाद में उन्हें पता चलता है यार पंगा ले लिया हमने। वियतनाम में भी देखिए क्या किया था और अब यहाँ अफ़गानिस्तान से भागे हैं किस तरह से आपने देखा और अब ये ईरान उनके गले पड़ गया है। अब उनको लगता है यार गलत आदमी से पंगा ले लिया हमने। तो अब एक फेस सेविंग डिवाइस तो उनको चाहिए जिससे कि वो निकल सकें। तो क्या इसी का एक हिस्सा है चीन जाने का, ट्रम्प का जो प्लान है चीन की यात्रा, जी, इससे जुड़ा हुआ? चीन की यात्रा तो उनकी पहले से भी प्लान्ड थी ही, लेकिन वो उसको पोस्टपोन भी किया। वो इस चक्कर में क्या है कि मैं जब जाऊँगा चीन में तो मैं एक ताकतवर देश, और उसने शायद पहले सोचा होगा कि मैं ईरान, जो कि चीन का सबसे बड़ा क्लाइंट देश है, उसको धराशायी करके फिर चीन के पास जाऊँगा कि अब बताओ, क्योंकि मैंने वेनेजुएला जहाँ से आपका तेल आता था वो बंद कर दिया।
ईरान जहां से तेल आता था वो बंद कर दिया, अब आप मेरे से बात करो। तो वो बार्गेनिंग में अमेरिका का ऊपर का हाथ होता, लेकिन ये उल्टा ही पड़ गया है आज की तारीख में। हो सकता है वो चीन में जाके बोले कि मेरे को एक डील दिला दे ईरान के साथ, क्योंकि तेरी वो ज्यादा सुनता है, मेरी तो सुनता नहीं है। तो अभी ये हालत में आ गए हैं, और चीन तो इसमें बहुत खुश है। देखिए, इस लड़ाई के पहले एक और ट्रंप ने किया था, ग्रीनलैंड का चक्कर, जी जी, जिससे याद है। जिसके ऊपर नेटो, यूरोप और अमेरिका बीच में बहुत तनाव आ गए हैं। और यहाँ की तरह है कि अभी पूरा यूरोप, यूरोजोन जो है, वो अभी उस तरह से अमेरिका को नहीं देखता है एक बड़े भाई की तरह, और वो शायद रूस और चीन की तरफ ज्यादा ट्रेड और जहां पे उसको लगता है वो संबंध बनाएगा, और ये चीन के लिए फायदेमंद है। तो अभी चीन को बड़ा बढ़िया है, क्योंकि उसका जो प्यादा था ईरान, उसने अच्छा काम कर दिया है। अमेरिका को उसने जकड़ के पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, जो अमेरिका छटपटा रहा है छूटने के लिए। और ऐसी हालत में जब बातें होंगी, रेयर अर्थ के ऊपर पहले ही वो बैठा हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका को पेट्रियट मिसाइल और बाकी अपने इंटरसेप्टर और ये हाईटेक बनाना है, उसको रेयर अर्थ चाहिए, और वो रेयर अर्थ 85% दुनिया का जो है वो चाइना उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो चाइना के पास आज की तारीख में बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, और ताइवान का जो एक तुरुप है चाइना के पास, वो उसके सामने अभी हिला सकता है कि आप दो लड़ाइयों में तो अभी उलझे हुए हो, इधर पे आने आपकी क्षमता क्या है, आपके इंटरसेप्टर को खत्म हो रखे हैं, आप उनको पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे क्या करोगे। तो ये स्थिति अभी है, और इसीलिए इस लड़ाई को ट्रंप बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अब इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है कि यूएई पर ईरान अटैक कर रहा है, सऊदी पर नहीं कर रहा है। भारत ने निंदा भी की इसकी, बल्कि। और आप अब इसी से जुड़ा हुआ आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि मोदी एक जो यात्रा भी करने वाले हैं यूएई की, तो इसका सिग्निफिकेंस बताएं जरा। देखिए, एक चीज है अब्राहम अकॉर्ड्स। जी अब्राहम अकॉर्ड में अमेरिका के मध्यस्थता में अमेरिका ने ये जो गल्फ कंट्रीज थी और इसराइल के बीच में समझौते करवाए हैं, और उसमें यूएई ने साइन किया है अब्राहम अकॉर्ड इसराइल के साथ। और यूएई की जो नीति रही है वो बाकी गल्फ देशों से थोड़ी दूर है, वो अपने ट्रेड और फ्यूचर की तरफ ज्यादा और इस्लामिक कट्टरवादी की तरफ से कम है। हिंदुस्तान के बाहर सबसे बड़े अगर मंदिर है तो वो यूएई के अंदर है, वो काफी डिफरेंट है। जबकि सऊदी अरेबिया ने तो वहां भी इस्लाम करा हुआ है। अभी एक जो इसराइल और यूएई की इतनी घनिष्ठता है कि ईरान समझता है कि जो ये लड़ाई भी थी उसमें यूएई का सबसे ज्यादा योगदान था अमेरिका और इसराइल को मिलिटरीली, और यहाँ तक कि वो सोचते हैं कि उनके हवाई जहाजों ने भी अटैक में पार्ट लिया था। तो इसलिए एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा, क्योंकि अमेरिका को डायरेक्टली ईरान नहीं मार सकता है या ज्यादा उसके मेनलैंड तक नहीं जाता, तो सबसे जरूरी है कि नजदीक में गल्फ कंट्रीज जो है उन पे चोट पहुंचाए तो अमेरिका को बेइज्जती होती है। और उसमें से देखिए, ईरान और सऊदी का काफी वो है। अभी चाइना ने ईरान और सऊदी का एक पैक्ट कराया था, पिछले साल साइन किया था इन्होंने। और तो चाइना के एंगल से देखे तो सऊदी और ईरान में उतनी खटपट नहीं है जितनी कि यूएई इसराइल और यूएई को देखता है। जी जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के लिए जो यूएई के साथ है आज की तारीख से नहीं है। हिंदुस्तान समझ गया था कि ये एक समझदार मुल्क है जो प्रोग्रेसिव है, ना कि इस्लामिक कट्टरवादी में, और उसके साथ हमारे ट्रेड संबंध बहुत बड़े थे। यूएई जी कहना अलग बात है, जब जैसे हम दुबई अबू धाबी बोलते तो हमें पता लगता हाँ, क्योंकि जितनी भी गल्फ में हमारे लोग काम कर रहे हैं आधी तादाद जो है वो यूएई में है। जो वहां से हमें पैसा आ रहा है वो भी वहीं से आ रहा है। और अभी फिलहाल मोदी जब से पावर में है 2014 से 8 बार जो है हमारी समिट्स में उनसे बात हुई है। और उनके जो लीडर हैं एमबीजेड, उनसे मोदी जी का एक पर्सनल नाता है। 15 बार मिल चुके हैं ये नेता। इसी के अगर बरखलाफ देखें तो 3 बार सऊदी अरेबिया के से हमारी जो है बायलैटरल हुई है। तो ये फर्क आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा अपना निवेश में बहुत पहले से सोचा है, और हिंदुस्तान में उसका बहुत बड़ा निवेश है। हमारे साथ जी उनके $100 बिलियन का ट्रेड है। हमारे जी सेकेंड लार्जेस्ट वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो हमारा जी बहुत फ्यूचर जो है, हमने जो उनके साथ साइन किया हुआ है, हम दोनों का फ्यूचर साथ में बहुत कुछ है। बल्कि उनके जी कुछ ऑयल रिजर्व हमारे बेंगलोर के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वहां पे भी पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा और यूएई का
बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक गठजोड़ है। और जो इजराइल और यूएई का है उसके साथ एक I2U2 आपने सुना होगा, इंडिया इजराइल यूएई यूएसए, ये ट्रू ट्रूथ है। इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इसमें भी यूएई आता है। तो हमारे जो तारे उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। और इसी संबंध में अभी मोदी जी फिर से अभी जब यूरोप जा रहे हैं तो वो यूएई होते हुए जाएंगे। जनरल साहब, अब जब दुनिया में इतना सारा घटनाक्रम हो रहा है तो उस बीच मार्को रूबियो का भी एक भारत दौरा तय है, आसपास क्वाड भी है। तो हमारे बहुत सारे दर्शकों ने जानना चाहा कि इस दौरे का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है, भारत को क्या मिलने वाला है, क्या चीज है ये, जरा सा बताएं, इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, ये दौरा जो है ये क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग का है। क्वाड को क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, जिसमें हम 4 देश शामिल हैं जो कि चाइनीज एक्सपेंशन और चाइनीज इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है। और इसमें है आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए। इन चारों का जो है ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे उसको कंटेस्ट करना है आपके चाइनीज एक्सपेंशनिज्म को। और इसलिए हम लगातार इसमें एक नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं मालाबार, उसके बाद बाकी हमारे बातचीत होती है। और अभी हेड ऑफ स्टेट्स भी इसमें मिलने आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ट्रंप आएंगे। पिछली बार उन्होंने जब ट्रेड वॉर ये वो चल रहा था, ट्रंप ने इसको डिले किया हुआ है। तो अभी इंडिया में इसका होना है मीटिंग हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ क्वाड। तो उस चक्कर में मार्को रूबियो यहाँ पे आ रहे हैं। जब वो आ ही रहे हैं तो साथ ही साथ वो जो है जो हमारा ट्रेड अग्रीमेंट्स है और बाकी चीज जो अटकी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अभी बंगाल इलेक्शन जब जीत गई बीजेपी तो भी ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया था। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन ये दिखाता है कि आज जो अमेरिका थोड़ा अलग थलग पड़ा है, यूरोप ने उसको दरकरार कर दिया है, बाकी जगह से ईरान ने उसको धूल चटा रखी है। ऐसी तारीख में वो दुनिया में अभी कोई दोस्त और पार्टनर जो है देखना चाहता है। और चाइना, अभी वो चाइना जा रहे हैं तो मार्को रूबियो भी आ रहे हैं, वो भी ब्रीफ कर देंगे कि चाइना में जब गए थे तो क्या हुआ था। तो ये एक गठजोड़ चल रहा है और ये एक रूटीन चीज थी जो कि बीच में बंद हो गई थी जब हमारे रिश्ते खराब हुए थे, नहीं आए ट्रंप यहाँ पे। अब वही क्वाड के लिए मार्को रूबियो आ रहे हैं डेजिग्नेटेड, मतलब अब पटरी पे चीजें वापस अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। जी जी। चल सब, अब जब ये सब तो विदेशों में जो घटनाक्रम हुआ और उस लेवल पर क्या हो रहा है, भारत के संदर्भ में क्या हो रहा है, इस पर हमने बात की। और हम, जाहिर सी बात है, स्ट्रेटेजी पर बात हुई, डिफेंस पर बात हुई। भारत के डिफेंस को लेकर अभी अग्नि मिसाइल का टेस्ट हुआ है, इसका क्या, और साथ में एक तुंगुष्का का भी ऑर्डर कर रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। तो ये इन दोनों का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जनरल साहब थोड़ा सा बताएं इस पर। देखिए, ये दोनों अलग चीजें हम एक एक करके लेंगे। जो इंडिया की अपनी ICBM कैपेबिलिटी है, अग्नि सीरीज जो है, पहले इंटरमीडिएट रेंज पे थी, फिर अब वो ICBM में काउंट होने लग गई है। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे को अभी तक अमेरिका वगैरह से ऐसी कोई दुश्मनी या वो नहीं है कि हम अपनी मिसाइलों को वहां तक भेजें। लेकिन चाइना हमारे प्रतिद्वंदी और दुश्मनों में आता है और जरूरी है कि वो हमारी रेंज पे आ जाए। तो इसमें अग्नि 5, अग्नि 6 जो है वो चाइना के कोनों तक पहुंच सकती है, बल्कि ये वाली अग्नि 6 जो है ये तो तुर्की तक भी पहुंच सकती है, पाकिस्तान तो खैर है ही है। तो इसमें अभी जो लेटेस्ट हुआ है, ज्यादा खबर बाहर नहीं आई है, जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है उसमें ये बताया गया है कि 3000 कुछ एक किलोमीटर पे ये टेस्ट हुआ है। और इसमें जो मिसाइल है उसकी टारगेटिंग कैपेबिलिटी, उसकी निशाना डालने की कैपेबिलिटी, उसको टेस्ट किया गया है, जिसमें कि एक मिसाइल से कई और वॉरहेड भी नीचे को आएंगे। मतलब एक मिसाइल ऐसे के ऐसे नहीं गिरेगी, बल्कि वो हवा में 10 या 12 छोटी मिसाइलों को छोड़ेगी, जिनको कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स बोलते हैं। यानी कि जो आसमान का भूमंडल का ऊंचा स्तर है, जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर है, उससे पहले ही एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं वो अपना मुंह खोलता है और उसमें से
5-10 मिसाइलें निकलेंगी। हर मिसाइल को एक पहले से टारगेट उसके मेमोरी में होगा जिसको उसने टारगेट करना है। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में अलग अलग टारगेट में एक मिसाइल से 10 मिसाइल के आसपास निकलेंगी। ये इसका मतलब बनता है जो ये मर्व टेक्नोलॉजी है। और ये मेरे ख्याल से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। हमने अग्नि सीरीज को बड़े सटीक तरीके से बढ़ाया और अब हम इसमें काफी दक्ष हो गए हैं। जैसे कि जी स्पेस लॉन्च जो होता है वो भी आपकी आईसीबीएम कैपेबिलिटी पे ही होता है। तो आपने ये मास्टरी कर ली है। अभी हमने री एंट्री और टारगेट, मल्टीपल टारगेट को एक साथ एक मिसाइल से लेने की इस टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है। दूसरा आप बता रहे थे कि तंगुष्का, जी ये रशियन सिस्टम है और इसके लिए अभी 45 करोड़ रुपया क्लियर कराया था डीएसी से कि हमको ये चाहिए। अभी ये कोई नई इक्विपमेंट हमारे लिए नहीं है। ये पहले से भी हमारे पास कम नंबर्स में आई थी ये जी 90-2000 के शतक में, और अभी हम इनके ज्यादा ले लिए। इनका जी इस्तेमाल क्या है और काम क्या है? ये तंगुष्का जो है ये एक नीचे टैंक की बॉडी पे ट्रैक्ड व्हीकल है टैंक की तरह, और ये इसके ऊपर एक रडार लगा हुआ है। जी इसमें खासियत यह है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी है और साथ ही साथ इसी के ऊपर गन भी है। 230 mm कैनन है जो गन है 4 किलोमीटर तक मार सकती है। 8 इसके पास मिसाइल है जो 8 से 10 किलोमीटर तक मार सकती है। इसका रडार जो है वो 18 किलोमीटर तक देख सकता है चारों तरफ घूमते हुए। अब इसमें जी ट्रैक क्यों लगे हुए हैं कि ये हमारी जो आर्मर्ड फॉर्मेशंस है, जो टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर्मर्ड कोर, जो हमारी स्ट्राइक फॉर्मेशंस है दुश्मन में डेजर्ट में घुसती है अंदर, तो वो रोड से नहीं जाते हैं, वो क्रॉस कंट्री जाते हैं। और क्रॉस कंट्री में डेजर्ट होता है, दलदल होता है, उसमें ट्रैक जो जी है जी सबसे अहम महत्व रखता है। सारे के सारे टैंक जो है वो ट्रैक पे चलते हैं, पहियों पे नहीं। तो ये हम्म, उन्हीं के साथ सेम गति से हमारे जब कॉलम अंदर जाएंगे, आर्मर हमारे स्पेयर अटैक करेंगे, उनके बीच में ये तंगुष्का होंगे जो कि चारों तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइल और एयरक्राफ्ट है उनको वो देंगे। पहले से भी हमारे पास शिल्का थे, तंगुष्का थे, अब हमने और तंगुष्का ले लिए है। वैसे ही S-400 के साथ हम पंचशीर ले रहे हैं जो कि जी व्हील्ड व्हीकल है, वो S-400 जी के साथ घूमेगा। जी 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 जी। एक सवाल अपने पड़ोसियों को लेकर भी है थोड़ा। नेपाल लिपुलेख का मसला बार बार उठा रहा है। अभी नया प्रधानमंत्री वहां आया, यंग है, पता नहीं क्या सोचकर या क्या बहुत एग्रेसिव है। और जो लिपुलेख में जो हमने सड़क बनाई थी उस तरफ के लिए, उसको लेकर बड़े ऑब्जेक्शन हैं उनके। तो इसको लेकर क्या है, पड़ोसियों से हमारा इस छोटी सी बात पे झगड़ा हो रहा है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस? जी ये झगड़ा हो रहा है, ये बड़ा ऐतिहासिक है। क्योंकि जी जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में थे और गुरखास को उन्होंने वॉर भी थी, गुरखा लड़ाई जो भी थी इंग्लिश और गुरखाओं की, उसमें ट्रीटी ऑफ सनौली था जिसमें कि डिमार्केट क्या था कि क्या चीज नेपाल माना जाएगा और क्या चीज ब्रिटिश इंडिया माना जाएगा। तो काली नदी को माना गया था कि काली नदी के ईस्ट में नेपाल होगा, वेस्ट में इंडिया होगा। अब उस समय नदी को देख लिया था, उसका उद्गम क्या है, उसमें दो हमारे लिपुलेख तक मानता है कि नेपाल है, जबकि हम बोलते हैं काला पानी जो है वहां से ये निकलती है। तो वो एक ऐसा एरिया है जिसमें हम बोलते हैं कि इधर तक हमारा है, वो बोलते नहीं इधर तक हमारा है। तो उस चक्कर में लिपुलेख को नेपाल अपने पास मानता है। और ये पहले से भी धीरे धीरे चला आ रहा था, लेकिन इसको ओली सरकार के टाइम पे एकदम से उछाला गया था, जबकि उनके नक्शे में, उनके सिक्कों में, सब में, जो रुपयों में ये छाप दिया गया था कि हम लिपुलेख जो है वो नेपाल का पार्ट है और हिंदुस्तान जो है वो उसका एग्रेसर है। और जी क्योंकि हिंदुस्तान ने चाइना के साथ ट्रेड जब हुआ था और अभी ट्रेड पॉइंट दोबारा खुले हैं, तो हमने लिपुलेख तक की जो कच्ची सड़क थी उसको पक्का कर दिया, तो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ गया है। जबकि 1954 से हम लगातार ट्रेड करते आ रहे हैं, तब इतना कोई हल्ला नहीं हुआ था, लेकिन अब वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि रोड ट्रक के ट्रक वहां से आएंगे, इससे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कम होता है। क्योंकि नेपाल चाइना को एक रेल रोड भी बना रहा है, रेलवे कनेक्शन कर रहा है, और वो चाहता था कि जो ट्रेड आए वो उसके अगर थ्रू आता है तो जो चाइना और इंडिया का माल जाता है उसमें ट्रांजिट का जो टैक्स होता है उस नेपाल कंट्री को मिलता। लेकिन अगर हम डायरेक्टली लिपुलेख से कर रहे हैं और नेपाल के थ्रू नहीं जाते हैं, तो एक तो उसकी सो कॉल्ड
मैप का जो उसने कंट्री दिखा जी रखी उसका उल्लंघन है, और दूसरा उतना पैसा जो उसको कस्टम और ड्यूटी मिलता वो नहीं मिलेगा। तो ये, और कोई भी वहां पे अगर राजनीति करना चाहता है, अगर लिपुलेख का मामला हिंदुस्तान को उसने थमा दिया तो उसकी अंदर जो है स्टैंडिंग बहुत डाउन हो जाएगी और उसको इलेक्शन में जी जी जी। फर्क पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेजर जनरल साहब, ये बंगाल चुनाव अभी खत्म हुआ है और नई सरकार वहां आई। आपको पता है ममता बनर्जी पिछले 15 साल से वहां थी और किस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पर आ गए थे और वो वोट भी दे रहे थे। तो वो सब सफाई हुई, चुनाव आयोग ने किया। अब नई सरकार आई है तो बांग्लादेश से कैसे संबंध हो सकते हैं, इस पर थोड़ी सी आपकी नजर चाहिए। देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में भी सत्ता बदली हुई है, और वो अभी हिंदुस्तान की तरफ उसका वो खौफनाक या आक्रामक रवैया नहीं है, या हम्म, इस्लामिक रवैया नहीं है जो कि यूनुस गवर्नमेंट जी, के टाइम पे था। गवर्नमेंट तो थी नहीं, यूनुस के टाइम पे था, जो कि अमेरिका द्वारा स्थापित एक टेम्पररी जी, एडमिनिस्ट्रेटर था, और जिसने काफी अपनी तरफ से रेडिकलाइजेशन को कराया। जो जमायत के लोग जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया था, और जी, इस्लामीकरण जो था वो उसको एक चरम सीमा पे डाल दिया। साथ ही एक ग्रेटर बांग्लादेश का उसने जोर से बहुत सपना दिखाया था, जिसमें कि बंगाल भी उसमें शामिल था, उड़ीसा भी उसमें शामिल था। और उधर की तरफ चाइना में जाके बोला कि जो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ये तो अब हमारा ही है, आप यहाँ से आके ट्रेड कीजिए। तो इन चीजों का अब जब होता है, अब क्या होगा, अभी वहां पे जमायत की इतनी से नहीं है जितनी की यूनुस के अंदर थी। इधर की तरफ हमारे जो टीएमसी के थे, अभी चर्चा आ रही है। पहली बात तो अगर आप देखें जो इलेक्शन जीते हैं अभी भी, 24 परगना हो या ऊपर हो, पूरा का बॉर्डर में जो पॉकेट्स हैं वो टीएमसी अभी भी जीती है। और उधर की तरफ बांग्लादेश का जो इलेक्शन हुआ था तो जो जमायत की सीटें थी वो मैक्सिमम इसी बॉर्डर पे थी, बंगाल बॉर्डर पे, बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर पे। यानी इधर टीएमसी इधर जमायत। और ये भी अभी इंटेलिजेंस से आया है कि जो जमायत जब इलेक्शन थे उनके लीडर थे, टीएमसी के लीडरों ने उनको फंडिंग करी है। ये भी आया है। तो ये जो बहुत ज्यादा गठजोड़ था, और ये जो सीमा के आर पार बीएसएफ को जमीन नहीं मिल रही थी फेंसिंग करने के लिए, बहुत कुछ चीजें थी। अब जब नई सरकार हमारी आ गई है, पहली बात तो जितने भी इलीगल लोग थे वो जाएंगे। जो लोग इन इलाकों में आके उन्होंने एक बांग्लादेशी इस्लामिक हुकूमत बना रखी थी, उनपे अभी जी, गाज पड़ेगी, तो वो भी थोड़ा सफाया होगा। जो बॉर्डर एरिया की फेंसिंग इतने साल से रुकी हुई थी वो आएगी, हम्म, उससे बहुत हम्म, फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि ममता दीदी ने, क्योंकि इन तीस्ता रिवर का ट्रीटी था बांग्लादेश के साथ जो हम देना चाहते थे, उसने रोक रखा था। तो जी, अगर अभी हो जाता है तो हम बांग्लादेश से एक हाथ बढ़ा सकते हैं कि आप आइए, तीस्ता रिवर ट्रीटी जैसे हम डिसाइड किया था, आपका जो हिस्से का पानी आप हम दे सकते हैं, तो इससे एक अच्छी बात है। दूसरी पॉजिटिव चीज हमने अभी की है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको हमने डीजल और पेट्रोल जैसा उन्होंने मांगा वैसा दिया है इस संकट में, जब बाकी जगह उनके पास बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और तीसरा, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जो चल रहा था, ये इस्लामीकरण, एक क्रिश्चियन स्टेट का वो तो अलग कथन है। तो ये सब चीजें देखते हुए अभी लगता है कि ठीक होगा। अभी तो जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे, पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो थे और जो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एग्जैक्टली, रिप्रेशन था, इन सब चीज का एग्जैक्टली। बंगाल में जो है वो अच्छा असर पड़ेगा, और बांग्लादेश में भी इसके खिलाफ जो है असर दिखेगा। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इस शो के लिए आप मेरे जरिए जो सवाल आते हैं, एक्चुअली वो मेरे मेल में आते हैं बहुत सारे सवाल, और वो दर्शक उनको अच्छा लगता है कि बड़ा मसला और आप छोटा करके उसको बहुत ही अच्छे से बता देते हैं। ये बहुत लोगों ने इसी बड़ी तारीफ की है, और हमारे शो की खासियत भी यही है कि बड़ा मसला लेकिन सोल्यूशन छोटा और कम समय में। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप आए और इस शो में आपने बहुत सारे मसलों पर अपनी रोशनी रखी अपनी ओर से, और हम सबको बताया कि दरअसल खबर के पीछे खबर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी।
सर वो क्रिश्चियन स्टेट वाला जानबूझ के छोड़ दिया अभी कि वो लंबा है, तो वो नेक्स्ट वाले में लंबा है करेंगे इशू पे। और हाँ, बिल्कुल ठीक है। आज देखिए हमने करीब 23 मिनट में खत्म कर दिया, 25 दिखा रहा है। अरे आपके साथ तो चर्चा का ये बड़ा आनंद है। मतलब आपके अंदर भी स्टूडियो में बैठा एक एंकर रहता है जिसे पता है कि जल्दी खत्म करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब।